भाई चुप आ गए। आशीष कहाँ है भाई? हाँ सर आ गया कब आया? सर अभी। एक मिनट रुक जाओ। हेलो कहाँ हो आशीष? सर हो रहा है ज्वाइन। ठीक है ज्वाइन करो। ग्रेस कहाँ हो? सर एक्चुअली यहाँ पे है ना सर, अगरतला में अभी भी पटाखे फूट रहे हैं सर। अरे तो क्या दिक्कत है? क्लास तो तुम कर ही सकते हो। सर वो स्कूल का खुल रहा है ना सर, तो बहुत काम भी करा हुआ है हॉलीडे का। सब कुछ तुम्हें ही तो मैनेज करना है। रिकॉर्डिंग भी देखोगे तभी तो तुम्हें भी देखना पड़ेगा। अभी कर लोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, कल स्कूल से आने के बाद कर सकते हो। क्या है ना सर, हमारे जो सर है ना फिजिक्स के, उनका ट्यूशन जिस समय होता है वो उस दिन वो आज नहीं कराने वाले थे और आज भी नहीं कराया, इसलिए मैंने प्रीवियस की रिकॉर्डिंग से देखता था मैं, इसलिए मैं आज तक जितने भी ट्यूशन बंद है ना, जो भी बंद ट्यूशन है उस समय मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सर। आज का रिकॉर्डिंग मैं वेडनेसडे को देखूंगा सर। जो हमारे सर है उनका 17 तारीख को खुलेगा, तो उनके ट्यूशन के टाइमिंग में मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सर। देख लो भाई। हाँ सर, वो पेरेंट्स को पता है ये बात? पेरेंट्स को पता है ना? हाँ सर, पापा से पूछ के कर रहा हूँ। ओके। हाँ तो इच्छुक हम बात कर रहे थे डेरिवेशन, जो क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला के बारे में लिखा था कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ इंडक्टर, जिसमें E इज इक्वल टू यू नॉट साइन ओमेगा टी था और I जो था वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें हमने बताया था कि करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल पे। ठीक है, और वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा करंट से पाई बाई 2 एंगल पे। यहाँ तक कराए थे ना? इसका फेजर डायग्राम और ग्राफ कर दिए थे या नहीं किए थे ये बताओ। हाँ सर हो गया था। तो आज जो हम बात करेंगे वो उसका जो फॉर्मूला जो हमने दोनों बोला, मैंने बोला था अगले दिन इसका डेरिवेशन करा दूंगा। तो वही डेरिवेशन है जिसमें हमने केवल इंडक्टर ले लिया। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है एसी सोर्स है, तो E इज इक्वल टू यू नॉट साइन ओमेगा टी और इंडक्टेंस जो है L है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल ईएमएफ शुड बी 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए जितना ईएमएफ यहाँ पे है सोर्स के पास, ठीक है, उतना ही वहां पे भी रहेगा अक्रॉस द इंडक्टेंस, मतलब दोनों ही जगह पे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। 109 सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ई माइनस है, ई माइनस, ठीक है, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब बोलोगे कि सर ये ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी क्यों लिखे? तो ई तो हो गया तुम्हारा ईएमएफ, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। ये देखो ये हो गया ई, तो जितना ई है तो वो ई लिख दिया, उसके बाद माइनस दिया, ठीक है। और माइनस क्यों दिया? तो यहाँ पे देखो बैक ईएमएफ, जितना ईएमएफ देंगे उतना ही बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नहीं? चूक समझ में आ रहा है? पहले पढ़ रखे थे।
ई इंड्यूस्ड जो होगा, या भूल गए चूक, वो होता था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आशीष तुम्हें याद है या भूल गए? जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं, बैक ईएमएफ इन, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, भूल गए क्या? इंडक्टर। हेलो, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ऐचुक, आशीष, सृजन, ग्रेस, सब लोग सुन पा रहे हो? यस सर। पूरा क्लियर है? कटकुट नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। तो ये ई इंड्यूस जो था, मतलब जितना पोटेंशियल रहेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो ई जो हो जाएगा उसका ई इंड्यूस्ड का वैल्यू हो जाएगा माइनस एल डी अपॉन डी टी, जिसका डायरेक्शन ईएमएफ के उल्टा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और माइनस एल डी आई अपॉन डी टी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस के साथ है इसको ऐड करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा ना, तो इसलिए हमने लिखा ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये दो बार माइनस नहीं है, एक ही बार माइनस है। ठीक है, अब सही हुआ। देखो यहाँ तक क्लियर है ऐचुक? हाँ सर। अब क्या करेंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये डेरिवेशन की हो ऐचुक तुम या नहीं? पहले ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आवाज मेरा नहीं जा रहा है, प्रॉपर लग रहा है? आ रहा है सर। ये डेरिवेशन की हो चुक पहले या नहीं? हाँ सर, किया था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो dt है नीचे में, उसको हम लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई, एल और डी आई छापते भी जाना साथ ही साथ। अब हम क्या करेंगे, एल का वैल्यू मतलब डी आई को एक साथ रखेंगे, एल को लेफ्ट साइड भेज देंगे और पलट के लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद हम इसका डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे आई का वैल्यू निकालने के लिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इधर पे मैं लिखता हूँ, तो डी आई का इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, इधर पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाय एल और साइन ओमेगा टी। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन आई बन जाएगा। ठीक है, 1 का डी आई तो मतलब आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ई नॉट बाय एल आ जाएगा बाहर, तो ई नॉट डिवाइडेड बाय एल, अंदर में बच गया साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस, और इंटीग्रेशन साइन हमने डाल दिया ना, तो बैक करना पड़ेगा। चलो एक बार लिख देते हैं, डाल दिया तो साइन ओमेगा टी और डी टी। यहाँ पे देखो डी टी लिखना हम छोड़ दिए थे दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा ई नॉट बाय एल, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। टी के साथ मल्टीप्लाई था ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, डी टी हो गया खत्म, और यहाँ पे हो जाएगा ये कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट भी आएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, कांस्टेंट जो होगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा ये चुक बताओ, कांस्टेंट तो जीरो तुमने भी डाला होगा जब प्रूफ किया होगा, तो जीरो क्यों होगा ये बताओ। बोलो चुक, आशीष। प्रूफ तो सभी कर लेते हैं, टॉप सभी कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पूरा होना चाहिए। सुन पा रहे हो इच्छुक, आवाज जा रहा है? हेलो, नहीं आ रहा है तो बोल दो इच्छुक नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज ही नहीं जा रहा है, बार बार फोन देखना पड़ता है मुझे। सर हमें जब ये कराया था तब कांस्टेंट नहीं डाला था, ऐसे बोल दिया था जीरो है। हाँ डायरेक्ट हटा दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, बुक में देखना, जो अच्छी बुक होंगे उसमें डाला होगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा जीरो, मैं रीजन भी दे रहा हूँ, जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे जो
करंट है, मतलब तुमने जो ये निकाला वो क्या है, करंट का वैल्यू है, ये I इज इक्वल टू निकाला। और करंट जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उसका कोई वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे दिस इक्वल टू जो हम दिस लिखते हैं, I इक्वल टू जो हमने दिस लिखा, मतलब क्या, डायमेंशनली ये जो है वो इक्वल होना चाहिए, करंट का जो डायमेंशन होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए। परंतु ये जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और I जो है वो टाइम डिपेंडेंट है क्वांटिटी, और कांस्टेंट जो भी आएगा वो टाइम इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डायमेंशन होना चाहिए वो करंट के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए, जो भी मतलब इक्वल नहीं है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये तभी एग्जिस्ट मतलब हो पाएगा जब ये 0 हो जाएगा। इस बात को हम स्टेटमेंट के रूप में लिखा देंगे। पहले ये तुमने छाप लिया? हाँ सर। तो आगे जो लिखाएगा वैसे लिख लो, I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, माइनस को हमने इधर पे भेज दिया, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, करंट तो टाइम डिपेंडेंट है, वो साइनोसॉइडल वैल्यू है, टाइम के साथ घटेगा बढ़ेगा। और ये जो है इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो करंट के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट डाल के लिखो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज, लिख रहे हो चुप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम लोग लिख लो। आज मेरा आवाज फंस रहा है, पता नहीं क्यों। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज डायमेंशंस ऑफ करंट एंड इज टाइम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिंस सोर्स ऑफ EMF which oscillates symmetrically about 0 सुन पा रहे हो आशीष, लिख रहे हो? एक बार फिर से बोले सर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो या सेकंड पॉइंट? सर फर्स्ट वाला भी। सेकंड पॉइंट सर। हाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज डायमेंशंस ऑफ करंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होगा उसका डायमेंशन करंट के बराबर होना चाहिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज डायमेंशन ऑफ करंट एंड इज टाइम इंडिपेंडेंट। हो गया। सेकंड पॉइंट, सिंस सोर्स ऑफ EMF which oscillates symmetrically about 0 comma so that no constant or time independent component of the current exist. Therefore integration constant is 0. हो गया। तो इसके आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट कॉस, ई नॉट नहीं, ई नॉट ये जो, हाँ एक चीज देखो, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लेना। आई नोट जो होता है, ई नॉट बाय ओमेगा एल। पिछले लेक्चर में तुम देखना है, नहीं तो कॉपी में कहीं पे लिखा होगा पिछले क्लास में, देखना
यहाँ पे जो होता है ई नॉट बाय ओमेगा एल जो होता है ये मैक्सिमम और पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू ऑफ आई। याद है चूक या नहीं, लिखा है तो नहीं बात? ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट बाय ओमेगा एल के जगह पे आई नॉट डाल देंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट माइनस रहेगा, माइनस लगा दिया पीछे, हाँ, आई नॉट और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। उसके बाद कॉस ओमेगा टी को हम लिख देंगे पाई के टर्म में, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। सर क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें यही तो लाना है, पाई बाय 2 के टर्म में लाना है ना, तो हम इसको लिख देंगे माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अब हम माइनस को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। कैसे सर, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में तुमने एक चीज और पढ़ा होगा कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है, आई नोट को अंदर अगर भेज दे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ, आई नोट उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट डाल के, लार्ज ब्रैकेट डाल दिए, माइनस साइन थीटा के जगह पे है पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा ही है। तो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा आई नॉट साइन, माइनस को अंदर घुसा देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूं, मिडिल ब्रैकेट डाल के पाई बाय 2 माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ये बात समझ में आ चुकी है नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब माइनस अंदर घुसेगा तो ओमेगा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा टी था ना, टी तो छूट गया भाई, टी गलती से छूट गया मेरे से, हाँ ठीक है, ओमेगा टी है, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखो तो यही प्रूफ करना था, चूक यही था ना प्रूफ अपना? हाँ सर। इसी प्रकार ई जो है, ई ये हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, कर भी है कि ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिया था। ठीक है, अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आई जो है वो लैग कर रहा है ई, ठीक, ई से, ठीक है, बाय पाई बाय 2 पे, या नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये बात लिख लेना चाहिए। यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन मिला कि आई इज लैगिंग ई बाय एंगल पाई बाय 2। ठीक है, यानी तो ये तो बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, हम बोल देंगे कि ई इज लीडिंग, उल्टा भी बोल सकते हैं, ई इज लीडिंग पाई बाय 2, सॉरी लीडिंग बाय आई, एक सेकंड बैक, लीडिंग बाय आई मीनिंग बिगड़ जाएगा, लीडिंग आई बाय, लीडिंग आई मतलब ई इज लीडिंग, ई लीड कर रहा है आई से बाय एंगल पाई बाय 2। आगे यहाँ तक समझ में? हाँ सर। अब इसके फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, इधर पे 0 लिख देना है, इधर पे एक्स लिख देना है, इधर पे वाई लिख देना है, रफली कर लो, इधर पे वाई डैश लिख देना है, ओमेगा टी इधर पे था, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर को हमने इधर पे दिखा दिया। ठीक है, और इससे पाई बाय 2 दूर, मतलब इससे 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे, मतलब नीचे की तरफ लैग कर रहा है करंट, तो नीचे की तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, आई नॉट को इधर पे मिलाएंगे वो एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई इंस्टेंटेनियस करंट,
और इधर पे जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा E। बस ये हो गया तुम्हारा फेजर डायग्राम। ये एंगल जो ओमेगा टी है और ये टोटल π/2 है। ये एंगल जो यहाँ पे तो मैंने साइन डाल दिया, ये तुम्हारा π/2 टोटल एंगल, तो π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऐसा ही होगा। थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, 2 एक्सिस बना लिया। तो ई का तो ग्राफ बिल्कुल पहले के जैसा होगा, जैसा होता था, यूं गया, मैक्सिमम को अचीव किया, फिर से आया। ये तो हो गया ई का। तो ये वाला जो वैल्यू होता था यहाँ पे, ये होता था पाई, ये होता था 2 पाई। अब मैक्सिमम जो होता था ये होता था π/2 पे। ठीक है, और यहाँ पे होता था 3π/2 पे, ये 3π/2। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो ये तो ई का हो गया, ये जो हमने कर्व बनाया वो ई के लिए हो गया। आई के लिए क्या होगा, तो ये π/2 लैग कर रहा है, तो π/2 पीछे चलेगा ये। ठीक है, लेकिन π/2 पीछे चलेगा मतलब जहाँ पे π/2 पे इसका मतलब मैक्सिमम हो रहा है, π/2 पे मिनिमम हो रहा है। ई को देखो गौर से, π/2 पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर पाई पे मिनिमम हो जा रहा है, मतलब 90 डिग्री पे घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ये मिनिमम होगा। तो ई जो है अपना वो कितना, कहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब ऊपर में ये है तुम्हारा π/2 पे, तो यहाँ पे ये मिनिमम होगा। ठीक है, और जहाँ पे ये मिनिमम है यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, लेकिन ई से थोड़ा सा कम ही रहेगा। ये यहाँ पे देखो, ये जो है पाई पे ई का वैल्यू मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम होगा। फिर 3π/2 पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये मिनिमम होगा। देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से कर्व बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर्व बनेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और इधर पे भी ये ऐसे चला जाएगा। समझे चुके या नहीं समझे, जहाँ पे ई मैक्सिमम वहां पे आई मिनिमम, 90 डिग्री पे दोनों हो रहा है। समझ गए चुक? ये हो गया आई के लिए। तुम तो पहले से पढ़े भी हो गए, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि मैं जो करा रहा हूँ तुम उसको रिवीजन मान के चलो कि हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर मजा और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे थीटा जो है ये ओमेगा टी है। ठीक है, और ऊपर में ई ले लो, आई ले लो, ये हो गया तुम्हारा ई नॉट और ये हो गया तुम्हारा आई नॉट। मैंने इसका शायद पिछले क्लास में क्लासरूम में भेज दिया था ग्राफ, अगर नहीं भेजा था मैं एक बार चेक कर लूंगा, तो मैं फिर से भेज दूंगा, जो मतलब प्रिंटेड फॉर्म में होता है। तो भेज दिया था क्या चुक मैंने? सर कौन सा? यही वाला जो दोनों डायग्राम हमने भेजा, वो मतलब बढ़िया वाला भेज दिया था क्या, प्रिंटेड वाला? नहीं सर, शायद व्हाट्सएप में तो नहीं। अच्छा, भेज दूंगा, उसका मैं फोटो भेज दूंगा। और इसको तुम बना सकते हो खुद से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो किधर गया मेरा पेन, ये जो ग्राफ है, ग्राफ वर्सेस ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेज ओमेगा टी, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज आना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब हर चीज कुछ भी पूछ ले तो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है इंडक्टिव रिएक्टेंस। हेडिंग दो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके बारे में लिखो। इट इज अ मेजर ऑफ द it is a measure of the effective resistance or opposition offered by the inductor to the flow of AC through it. ग्रेस ज्वाइन करके बैठे हो तुम तो बोले कि तुम्हारा प्रॉब्लम है। एक बार और कहिएगा सर, रिपीट कीजिएगा। रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और
opposition offered by the inductor to the flow of AC through it. ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उसी का मेजर होता है, और या हम ये बोल सकते हैं ऑपोजिशन ऑफर बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। मींस हम अगर बात करें, ग्रेस तुम कितने देर पहले आए? ग्रेस मैसेज किया बच्चे ने। ये क्रैकर्स का शोर अभी भी हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, इन सबको जेल में डाल देंगे पकड़ पकड़ के। देखो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है अपना ई नोट बाय ओमेगा एल, ठीक है। और एक्सएल जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता था, एक्सएल क्या होता था? ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय एक्सएल, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो पहले अब ये देखते हैं कि एक्सएल क्या होता है, तो लिख लिया ओमेगा एल। एक्सएल जो है अपना ओमेगा एल है, तो इसको हम ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। ये जो एक्सएल है अपना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है जैसा ऊपर में दिया गया है। अब एसी के लिए, ठीक है, ये बस लिख लेना फॉर एसी, इसको बॉक्स में डाल दो। एक्सएल जो होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एफ का वैल्यू तो एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एक्सएल घटेगा। लेकिन डीसी के केस में ये बस याद रखना, ये पॉइंट स्टार पॉइंट है दोनों। फॉर डीसी एफ जो हो जाता है जीरो हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, कांस्टेंट करंट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एफ, इस वाले फॉर्मूले में एफ का वैल्यू जब हम जीरो कर देंगे तो एक्सएल भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। फॉर डीसी सिंस एफ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्सएल जो होगा, सो एक्सएल इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एसी के केस में एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डीसी के केस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये जीरो हो जाता है, ठीक है। एफ जीरो तो एक्सएल जीरो, एफ बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा क्या, एफ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। नीचे लिखो thus an inductor allow DC flow, thus an inductor allow DC flow through it easily, thus an inductor allows DC flow through it easily but opposes the flow of AC through it. इंडक्टर जो होते हैं डीसी करंट को इजीली पास होने देते हैं, ठीक है, और एसी करंट को अपोज करते हैं, एसी करंट को रोकते हैं। जितना मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा। अब यहाँ पे आई आर एम एस हम निकालेंगे, तो आई आर एम एस कितना होता था? आई आर एम एस जो होता था आई नोट डिवाइडेड बाय √2 होता था, आई नोट डिवाइडेड बाय √2, और आई नोट क्या होता था? ई नोट बाय ओमेगा एल, हमने ऊपर में लिखा है आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई नोट, अच्छा बड़ा वाला लिख दिया ई नोट, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, ई नोट बाय ओमेगा एल, और √2 तो पहले से ही नीचे में है तो इंटू √2, ठीक है। उसके बाद ई नोट बाय √2, ई नोट डिवाइडेड बाय √2, ये हो जाता है तुम्हारा ई आर एम एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई आर एम एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, सिंस ई नोट डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू ई आर एम एस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगा कि हमने इसको लिख दिया ई आर एम एस बाय ओमेगा एल, और देखो ओमेगा एल किसके इक्वल होता है? एक्सएल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ई आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्सएल। देखो तो ये लास्ट वाला स्टेप समझ में आया क्या? एजुकासिस ऊपर का तो आ गया होगा, ये आया समझ में कैसे कैसे किया, किसके इक्वल कौन सा कर दिया। बुक में भी तुम्हें ये सब चीज देखने को मिल जाएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ कई बार एग्जाम में आया है, मतलब मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो ये वाला रिलेशन याद रखना और इसका ग्राफ हम भी ड्रॉ करते हैं अगले पेज पे, इसको छाप लो। मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस ग्राफ को और इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ से समझ में अच्छे से आ गया? कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है दिमाग में? नो सर। सबको खांसी हो गया ना आशीष? यस सर। ग्रेस फिर से गया फिर आया, अच्छा। अब अगला हेडिंग दे दो, अगर लिख लिए तो, वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी। अचूक ये जो पेन टाइप से पढ़ा रहा हूँ तो ये मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ बढ़िया है ना? फुल क्लियरिटी है कि नहीं है? हाँ सर। आशीष बढ़िया है ना इससे? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, आगे लिखो वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी। कौन बोल रहे हो? सर मैं। हाँ बोलो। सर पहले तो बस फॉर्मूला पुट करके बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, इसके पीछे वाला वो डेफिनेशन नहीं पता था, वो अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं इतना देरी से अपना क्यों क्लास, मतलब इतना ज्यादा दिन क्यों लग रहा है? हम हर चीज को पढ़ रहे हैं, एकदम रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे तुम कोई भी बुक उठा लो, कोई भी लेवल का उठा लो, हमारा थ्योरी सब पे मतलब फिट आएगा। चाहे तुम IIT JEE बेस्ड चले जाओ, नीट बेस्ड चले जाओ, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, ट्रिकी टाइप ट्रिक लाना ना लाना वो बात की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह पे मेरा काम कर जाएगा और हर चीज का प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला बिना प्रूफ का, चाहे सिलेबस कितना भी पीछे हो, हम अपना आदत नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना? और हर चीज के पीछे लॉजिक है, जीरो क्यों हुआ, जीरो क्यों नहीं हुआ, ठीक है? कोई कोई बातें देखो क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज बात कहना टीचर चाहता है परंतु कह नहीं पाता है, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो ऐसे बीच में अगर तुम कुछ कुछ बीच में पूछ भी देते हो थोड़ा बहुत तो और भी अच्छा हो जाता है, तब दिमाग में आंसर और आने लगता है अच्छे से, क्योंकि जब क्वेश्चन डॉट होता है तभी जाके कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हो चूक? इसलिए बीच बीच में मैं तुम लोग को पूछता रहता हूँ, आया क्या आया क्या आया क्या, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर तुम क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो हम आंसर करेंगे, ठीक है ना? आशीष जी हाँ बोलिए, क्या बाकी है बहुत दिन का? यस यस सर। अगला हेडिंग लिखिए, वेरिएशन ऑफ एक्सेल, वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी। एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम भी पढ़ने वाले हैं, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी, तो लिखो एक लाइन नीचे लिख लो, फिर ग्राफ बना देते हैं। एज एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एज एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, comma, so graph of excel versus f, so the graph of excel versus f is a straight line with a positive slope, लिख देता हूँ, so the graph of, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता ना कि जो हम बोलते हो सब कुछ साथ ही साथ लिख देता, बड़ा मजा आता फिर पढ़ाने में, versus f is a स्ट्रेट लाइन। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो है गूगल पे तो मारते हैं सर तो आ जाता है, भाई हमारे इस बोर्ड पे लिखता तब मजा आता। स्ट्रेट लाइन करो, तुम लोग AI पढ़ते हो, कुछ कमाल करके बताओ मुझे। विथ अ पॉजिटिव स्लोप एज एफ इंक्रीजेज, एक्सेल आल्सो इंक्रीजेज, and vice versa, vice versa। एक्सेल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एक्सेल घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घट, तो भाई तू का हो गया, पीछे जा, क्लिक मार, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ गया।
ये हम ग्राफ बना रहे हैं और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ ही पूछ लिए जाते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये एक्सप्लेन करने के लिए। उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता है कि है क्या, परंतु है वही चीज जो तुम अच्छे से जानते हो। बस ये रहा, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम, बन गया ये ग्राफ। इधर पे लिख दो फ्रीक्वेंसी, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तुम नीचे लिखना, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो एक्सएल, ये हो गया 0, ये हो गया ग्राफ वर्सेस ग्राफ ऑफ एक्सएल वर्सेस एफ। छाप लिए। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के केस में, बात कर लिए, उनका प्रूफ कर लिए, उनके फेजर डायग्राम ग्राफ सब बात कर लिए, ठीक है। उसके बाद इंडक्टेंस के केस में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे ओनली कैपेसिटर के बेस में, उसके बाद दोनों तीनों मिक्स करके, मतलब हर एक तरह से जितनी पॉसिबिलिटी है हर तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक दो, एसी करंट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। AC circuit containing only a capacitor, जब केवल कैपेसिटर लगा हो तब के केस में, ठीक है। E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो होता क्या है, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर इसको ड्राइव करेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन के टर्म में साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तुम बोलोगे सर कभी माइनस बोलते हैं कभी प्लस, तो ये भी होता है इसका, ठीक है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि करंट जो है वो लीड्स कर रहा है द वोल्टेज को, और हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है ये लैग कर रहा है और वोल्टेज द वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। इसके बाद दोनों के फेजर डायग्राम और ग्राफ होंगे, तो हम ये ड्राइव कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, और इसके बाद हम उसको कर लेंगे। पहले भी लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा जैसे अभी तक लिखना पड़ा, ठीक है। तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, सही है चुक? हाँ सर। ये दोनों फॉर्मूले के ड्राइव कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो डायग्राम तो सेम ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते डेरिवेशन ओनली फॉर कैपेसिटर। in E is equal to E naught sin omega t। बैक चल, बैक चल, E is equal to E naught sin omega t। अच्छा, DC के लिए बात करते हैं, पहले लिख लो 2 स्टार पॉइंट कि DC will not flow from capacitor। DC जो है कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेगा, और AC जो है ये कैपेसिटर से फ्लो करेगा, जैसा कि हम कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। AC will flow from
कैपेसिटर। तो फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स का लूप रूल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। अगले पेज पे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर is equal to applied EMF। जितना EMF अप्लाई किया गया उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है, EMF अप्लाई E किया गया, मीन्स V इज इक्वल टू E। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हम जानते हैं, Q बाई C। तो पहले लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू E को लिख देते हैं, E जो होता है अपना वो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे E की जगह पे लिख देते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। और बट वी नो दैट V इज इक्वल टू Q अपन C। V इज इक्वल टू Q अपन C, इसको लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको फिर से रीराइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q अपन C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ से हमको Q का वैल्यू चाहिए, तो Q क्या हो जाएगा, हाँ यस बोल दो एक सर। बार, C E Q साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I इज इक्वल टू होता है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू T। I इज इक्वल टू हमने बचपन में पढ़ा था dQ बाय dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे d अपॉन dt के टर्म में। ठीक है, और किसका करेंगे, तो C E नॉट साइन ओमेगा टी का करेंगे। तो C E नॉट तो है तुम्हारा कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C E नॉट डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का। तो ये हो जाएगा C E नॉट और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, टी के साथ जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात समझ में आई चुक? चुक? हाँ सर। बोर तो नहीं हो रहा ना तुम लोग डेरिवेशन देख देख के? ग्रेस है आशीष, पता है मुझे स्कूल में तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन डेरिवेशन भी जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, इन सबको पढ़ना है, बुक में दे रखा है। ठीक है ना, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके तो बुक में नहीं लिख के देगा, लेकिन स्टेप्स तुम्हारा मैच करेगा, फाइनल और शुरुआत का, आखिरी और पहले का। सही है ना चुक? हाँ सर। अगर तुम जो सोच रहे हो कि भाई 10th की तरह हम यहाँ पे कर लेंगे काम, अभी नहीं, अभी पहले रेक्टिफिकेशन बेस्ड पेपर होता था। मेन चीज याद कर लो, न्यूमेरिकल तो चलो वैसे याद करने से सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर कुछ ढंग का पूछ लिया ना तो पूरा घुमा घुमा के पूछता है। अभी 12 में पिछले 3 सालों से पेपर को देखो, 3 साल पहले का पेपर देखो कितना आसान है 12 का, अभी का देखो। तो इसलिए सब कुछ को पढ़ना पड़ेगा। ये जो सोच रहे हो कि हल्के में निकाल देंगे, चलो सर पढ़ा रहे वैसे लिख लेते हैं, पढ़ना तो अपने मन का ही है, तो धोखा खा लोगे। इसलिए बढ़िया से हर चीज को सीखना है। आगे देखो, हम और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। I इज इक्वल टू अपना क्या लिखा था, पीछे जाना पड़ेगा। I इज इक्वल टू C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलते हैं, फिर से लिख लेते हैं इसको, मैं लिख लेता, तुम दोबारा मत लिखना। C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब देखो I नोट जो होता है
ये होता है ओमेगा सी ई नोट के बराबर। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लगा दे तो ओमेगा सी ई नोट के जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई नोट। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कॉस ओमेगा टी पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसके जगह पे आई नोट लिख देते हैं, आई नोट कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, मतलब साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट कॉस नहीं, साइन में कन्वर्ट करना है, बैक साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये अपने हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से देखो अपना काम बन गया। इसको फिर से रिराइट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब देखने से ई के बारे में तो तुम जानते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम देखते हैं कि भाई ये करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय पाई बाय 2 एंगल। हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है पाई बाय 2 एंगल पे लैग कर रहा है। ठीक है, करंट लीड्स वोल्टेज E, करंट I लीड्स वोल्टेज E बाय एंगल पाई बाय 2। ये डेरिवेशन ग्रेस समझ में आ गया? मजा आ गया ग्रेस या नहीं आया? हाँ सर आया। छाप लिए इसको, एचुकासिस, कौशल किशोर। नहीं सर। चलो नेक्स्ट, अब इसके फेजर डायग्राम और ग्राफ बनाते हैं। पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इधर पे लिख दो x, इधर पे लिख दो 0, ये हो गया y, और यहाँ पे ई नोट जो हो जाएगा, ई नोट ले लेते हैं पहले जैसे लेते थे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया ई नोट, और आई नोट थोड़ा सा मतलब आई नोट तो लीड कर रहा है, पाई बाय 2 बढ़ेगा। देखो लैग जब कर रहा था, तो जैसे मैं पेन से दिखा रहा हूँ, ये जैसे हमने ले लिया ई नोट, तो लैग कर रहा था तो हम नीचे की तरफ लेते थे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लीड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब हम जो लेंगे ये इधर पे लेंगे, ये दिखेगा तुम्हें 90 डिग्री पे लेंगे इसको, ये 90 डिग्री पे लेंगे, 90 डिग्री शायद बन गया। इसका जो होगा ई नोट से हमेशा मतलब छोटा होता है ये आई नोट, मतलब ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है इसका, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिए। दिख रहा है चूक, साफ साफ दिख रहा है या नहीं? ये जो हो गया, ये हो गया आई नोट। ठीक है, इसको जब हम वाई एक्सिस पे मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट, और इसको जब हम मिलाएंगे इधर पे तो ये मिलेगा ई। ये चूक हाँ बोल दो एक बार। ये जो एंगल है ये ओमेगा टी, ठीक है, और ये जो हो गया 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2, पाई बाय 2। छोटा छोटा मैंने लिखा है, तुम ध्यान से देख के अच्छे से लिखो। और ये बन गया फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इसके बाद इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया एक्स एक्सिस, निकालते हैं वाई एक्सिस, ई का तो पहले से पता ही है कि कैसे ड्रॉ करना है। स्टार्ट किए, पहले हुआ मिनिमम मैक्सिमम, फिर मिनिमम, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये हो गया ई का, ये हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट कलर चेंज करके लिखता हूँ, दिखेगा, बताइए तुम्हें। ये हो गया 0, ये वाला पॉइंट हो गया पाई, ये वाला हो गया 2 पाई, और इसमें जैसा कि बताया गया कि करंट लीड कर रहा है, मतलब जो चीज, मतलब इसको बाद में मिला, मतलब 0 पे जो चीज उसे मिला वो थोड़ा पहले ही करंट को मिल गया होगा, मतलब ईएमएफ जितना होगा। जहां पे वो मैक्सिमम हुआ, मतलब जहां पे वो मिनिमम हुआ वहां पे वो मैक्सिमम हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊं, जैसे ई और ये दोनों आए, दोनों मैक्सिमम मिनिमम एक साथ पहले होते थे, उसके बाद लैग वाला दिखा दिए, तो लीड वाले में क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये 0 है वहां पे आई मैक्सिमम होगा, मतलब इस जगह पे आई मैक्सिमम होगा। जहां पे ये मैक्सिमम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई मिनिमम होगा। ठीक है, तो और फिर से यहाँ पे जहाँ पे ये तुम्हारा 0 है वहां पे आई जो होगा वो फिर से मैक्सिमम होगा। मतलब देखो किस प्रकार से हमने पॉइंट लगाया, तो इसको जब मिलाएंगे तो कुछ यूं मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, जहां पे ये मैक्सिमम हुआ वहां पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो ग्राफ समझ में आया चूक? हाँ सर। ये आई का हो गया, तुम लोग पहले बनाए होगे, तुम्हें तो आता ही होगा, फिर भी मेरा काम है एक बार बताना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूँ विथ कोर कॉन्सेप्ट बढ़िया से। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, और ये जो हो गया ग्राफ हो गया ऑफ ई एंड आई वर्सेज ओमेगा टी। एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं 10th में पढ़ाता था, वन नोट में ये सब ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन उसमें हमें इंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ता है, जिसमें वॉइस वगैरह का थोड़ा कभी प्रॉब्लम आ जाता था, इसलिए इधर से ही थोड़ा सा कष्ट करके करा रहा हूँ। ये छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मिनिमम मैक्सिमम ये सब जो हमने पॉइंट दिखाया, ये सब तुम दिमाग में लोकेट कर पाए एचूक आशीष, कि यहाँ मैक्सिमम होगा यहाँ मिनिमम होगा, ये सब बात आ रहा है समझ में या नहीं? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ रे गौरव? 5 मिनट और चलेगा, 5-10 मिनट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो लिखो इसके बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है उसके बारे में लिखो, 1/ωc इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस और opposition offered by the capacitor to the flow of AC through it. 1/ωc is effective resistance or opposition offered by the capacitor to the flow of AC through it. Full stop. It is called capacitive reactance and is denoted by XC.
It is called capacitive reactance and is denoted by Xc. ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत लिख भी लेना, समझ में तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिख लेना। तो देखो I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, ये तो हमने जाना, पिछले स्लाइड्स में भी इसकी बातें की। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, जैसे आई नॉट को, सॉरी आई नहीं, आई नॉट इक्वल टू था, गलत बोल दिया हमने। आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट को हम लिखेंगे ई नॉट और डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, ऐसा लिख सकते हैं ना चूक, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 बाय ओमेगा सी को ऊपर ले जाएंगे तो ओमेगा सी बाय 1, तो पहले वाले की तरह हो जाएगा ना। हाँ सर। अगर हम v इज इक्वल टू आर के साथ कंपेयर करें तो क्या आता है, I इज इक्वल टू अपना आ जाता है v अपॉन r, ठीक है। जहां पे r को देखा जाए तो मतलब कंपेयर करेंगे तो इसके साथ कंपेयर 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। r मतलब जो r है, r और xl सॉरी xc, ये दोनों तो एक ही बात है, मतलब ये भी ऑपोजिशन है, ये भी ऑपोजिशन है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब ये वाली इक्वेशन आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन 1 बाय ओमेगा सी और I इज इक्वल टू v अपॉन r, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि r इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। r मतलब r हम लिखेंगे नहीं, हम इसको लिखेंगे xc, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। आर जो होता है वो भी मतलब अपोजिशन होता है, जो कि मतलब पाथ में मतलब रेजिस्टेंस होता है, और एक्सी भी तो उसी प्रकार है। तो हमने आर के जगह पे एक्सी मतलब जस्ट कंपेयर करके लिखा, तो एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, जहाँ पे एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये जो है तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी के बराबर, टी नहीं ओमेगा सी है, हाँ ओमेगा सी, ठीक है। और ओमेगा सी को हम और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी, ये हो जाएगा। अब इसको हम देखें, मतलब एक्सी में एक्सी को और 2 पाई एफ सी को अगर हम देखें, दोनों में कंपेयर करें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना चूक। कहने का मतलब ये हुआ कि डीसी के लिए, इन डीसी के केस में यहाँ पे लिख देते हैं फॉर डीसी इफ एफ इज इक्वल टू 0, अगर फ्रीक्वेंसी को 0 कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। समझ रहे हो आशीष या नहीं। तो डीसी के केस में क्या होगा, नहीं होगा, यस सर। केस में होगा, ये बात पता चल गया। होगा तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं। चुक समझे कि नहीं, आशीष समझे कि नहीं। हाँ IRMS सर। जो होगा ये होता है आई नॉट बाय यस सर। और आई नॉट को लिख लेते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, यहाँ पे लिखे थे आई नॉट, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको जब हम लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू √2, तो पहले से ही था इंटू √2, ठीक है। अब देखो ई नॉट बाय √2 ये होता है ERMS, तो इसको लिख देते हैं ERMS, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, समझ में आ रहा है आशीष कौशल। तो ये रह जाएगा ERMS यस सर। डिवाइडेड बाय XC, XC होता है तुम्हारा 1 बाय ओमेगा सी, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये याद रखना लास्ट वाला रिलेशन जो है, और उसमें फिर से एक ग्राफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, छाप लिए। गृह से चुका आशीष कौशल लिख लिया। यस सर।
हो गया? हाँ बोल दो, आवाज जा रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। साउंड वगैरह कट नहीं हो रहा है ना चुप? नो सर। नहीं सर। तुम लोग में कितना अच्छा रहता है, 11th वाले को पढ़ाते हैं और थोड़ा इवनिंग का टाइम होता है, इसमें तो दिमाग खराब हो जाता है। चलो हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 1/ωc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ωc, ये हो जाता है 1/2πf C। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ C का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, दैट इज XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। उसके नीचे लिखो thus the capacitive reactance varies inversely with the frequency, full stop, as F increases, comma XC decreases, full stop. Figure shows the variation of XC with F. Figure shows the variation of XC with F। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया XC y एक्सिस पे और x एक्सिस पे ले लिया फ्रीक्वेंसी, और दोनों का जो होगा इस प्रकार का ग्राफ होगा, XC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, आगे 2-4 न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं तुम्हें सेंड करूंगा, तुम करोगे तो 2-4 के 5 न्यूमेरिकल करीब है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट विद द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस इन सीरीज। न्यूमेरिकल मैं बोल देता हूँ कि कौन कौन सा है, तुम चाहो तो ट्राई करके आओ तो मजा आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 7.1, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इधर से आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल 7.1 और एग्जाम्पल 7.3, ये दोनों इस टॉपिक पे बेस्ड है, और 7.4। ठीक है, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5। एनसीईआरटी तुम ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, ये चारों न्यूमेरिकल है। ठीक है, ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो, मजा आएगा करके, आसान है। किए हो पहले क्या सॉल्व? पैचू आशीष सर कुछ किए हैं क्या? नहीं सर। सर बीच का कुछ किया है। नहीं, तो ये सारे करो, ये सारे सोल्व हो जाएंगे तुम्हारे इसी कॉन्सेप्ट पे। अब तक जितना पढ़े हैं तुम तो स्कूल में पूरा पढ़े होगे, हमने जितना पढ़ा है उतने पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, तुम उधर से स्टेटमेंट देख लेना और कोशिश भी करना सोल्व करने का। अगर सब लोग कर लोगे तो हम नहीं कराना नहीं पड़ेगा, इतना से ही काम हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।